हेलो नमस्कार साथियों। देखिए आज आप लोगों का 11 मार्च है और 11 मार्च को हम लोग 10 मार्च के आंसरों को डिस्कस करेंगे। देखिए ये हमारा जो मेंस का बैच चल रहा है जिसका जो टारगेट है 29 जून है और 29 जून को जो हमारी मेंस परीक्षा होगी यूपी पीसीएस 2024 की होगी, ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत हम क्वेश्चन को जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है, संभावित क्वेश्चन है, उनको हम लोग देखे ले रहे हैं। और डेली हमारा ये टास्क रहता है कि डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करा दें। तो अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। और अभी ऑफ़र भी चल रहा है, बहुत सस्ता कोर्स है। मात्र ये आप समझिए 1 रुपये के दिन के हिसाब से आपका चार्ज लिया जाता है और डेली आपको 5 से 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। कैसे डायग्राम बनाना है, कैसे फ्लो चार्ट बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में बहुत विधिवत तरीके से देखते हैं। देखिए यहाँ पर जो प्रश्न दिया हुआ है जीएस पेपर फर्स्ट का है, सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रीय प्रभुत्व को प्रभावित करने वाले कारकों। तो यहाँ पर पहले स्टेप में इसको लिख लिया और उभरते सौर बाजारों के सामने आने वाली चुनौतियों का विश्लेषण करना। ये 2 स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, पूछा गया है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रो लिख देंगे। वर्तमान समय में सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है क्योंकि यह सस्ता, टिकाऊ और तूफान ऊर्जा का माध्यम है। चूँकि सौर ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्रीय प्रभुत्व को प्रभावित करने वाले कुछ कारण क्या हैं, निम्न है। यहाँ पर चूँकि पहले स्टेप में क्षेत्रीय प्रभुत्व को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक पूछा गया, तो उसी को हम लोग यहाँ पर देखो लिख रहे हैं, ठीक है। तो कारक कौन कौन से? नीतिगत प्रणाली हो गई, सूर्य की मात्रा हो गई, तकनीकी विकास हो गया, धन की उपलब्धता हो गई, आधारभूत संरचना, ये सभी क्या हैं आपके कारक हैं। आदि प्रमुख कारक जिम्मेदार है। हालांकि बाजारों के सामने कुछ चुनौतियां भी आ जाती हैं। कुछ चुनौतियां जो हमारी दूसरे स्टेप में है, वित्तीय समस्या, धन रख रखाव की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में चोरी बहुत हो जाती है, सौर विद्युत भंडारण की समस्या, कुशल कार्यबल नहीं है, लोग जानते नहीं है कैसे सेट करना है, बड़े पैमाने पर सौर ऊर्जा लगवाने की जगह, ठीक है, जगह की समस्या, पर्यावरण आदि। आपने देखा होगा कि जगह की समस्या रहती है ना, जैसे इसे लगा दिया तो यहाँ पर भी बहुत सारा प्रॉब्लम रहता है। हालांकि भारत सरकार ने प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, सौर सब्सिडी योजना, पीएम कुसुम योजना होना चाहिए, यहाँ पे कुशल नहीं है, कुसुम योजना आदि को चलाया जिससे सौर ऊर्जा पर फोकस किया जा सके। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं। दूसरा हम लोग देख लेते हैं, जीएस पेपर हमारा सेकेंड का है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच रूस की भारत के साथ बढ़ती भागीदारी उसकी विदेश नीति प्राथमिकताओं और वैश्विक रणनीति को किस प्रकार प्रतिबिंबित करती है, चर्चा करना। इसको ऐसे आपको लिखना है। बहुत अच्छा आंसर लिखा जा सकता है इसमें से। देखिए भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच रूस की भारत के साथ बढ़ती भागीदारी, थोड़ा सा स्टेज इसमें लिख देंगे। देखो कैसे, भू राजनीतिक चुनौतियों के बीच रूस के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी उसकी विदेश नीति में राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने को इच्छा को क्या करती है, दर्शाती है। कुछ की फैक्ट है, आप भी बहुत अच्छे से उनको रट लीजिए, बहुत अच्छे से मिल जाएगा। देखिए चुनौतियों की रूस के साथ भारत की बढ़ती भागीदारी उसके विदेश नीति की राजनीतिक स्वायत्तता और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता देने की इच्छा को दर्शाती है, जिसमें आतंकवाद, संयुक्त सैन्य अभ्यास हो गया, रक्षा व्यापार हो गया, हथियारों की ट्रेडिंग हो जाती है, ऊर्जा व्यापार हो गया, तकनीक हो गया, स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या रहता है, सहयोग शामिल किया जा सकता है। हालांकि कुछ वैश्विक चुनौतियां हैं, जैसे आपने डिलीट किया, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद, क्षेत्रीय सुरक्षा, चीन का बढ़ता प्रभुत्व, अमेरिका की व्यापार नीति आदि कुछ चुनौतियां हैं। परंतु भारत के साथ क्या करना चाहिए, व्यापारिक तटस्थता को अपनाकर तथा अन्य देशों के संबंधों को प्रगाढ़ बनाकर रूस के साथ सामाजिक आर्थिक संबंधों को प्रगाढ़ कर व्यक्तिगत हितों के साथ वैश्विक भूमिका को प्रतिबंधित कर सकता है। देखो प्रश्न बहुत आसान रहता है, बहुत कठिन नहीं है। विधिवत तरीके से आपको हर क्वेश्चन में डायग्राम बनाना है। एक बात मैं और बता दूं, अगर आप बीपीएससी का दे रहे हो तो ये फॉर्मेट नहीं अपनाना। जैसे मैंने इसमें इंट्रो लिखा, फिर बॉडी लिखा, फिर आपका वे फॉरवर्ड लिखा। बीपीएससी में डायरेक्ट आपको क्या बनाना चाहिए, हिट करना चाहिए, किसमें, फ्लो चार्ट में। मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, मैप बनाइए, फ्लो चार्ट बनाइए, ऐसे आपको वहाँ पर एग्जामिनर ज़्यादा नंबर देता है। इधर नंबर इसमें मिलेगा,
लेकिन 4 नंबर की जगह क्या 3 नंबर दे दिया। फ्लो चार्ट में डायरेक्ट 4 नंबर मैंने रीड किया है ना, हर चीज़ हर एक सेंटर का अलग अलग होता है। ये हम लोग यूपी पीसीएस को फोकस कर रहे हैं। जीएस पेपर 3 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से 1991 के औद्योगिक नीति ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया। घरेलू उद्योगों और वैश्विक एकीकरण पर इसके प्रभाव का विश्लेषण करना है, ठीक है। कहीं कोई डाउट तो नहीं आप लोगों को? बहुत अच्छे से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। 1991 की औद्योगिक नीति भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया, जिसने भारत में घरेलू उद्योग की प्रतिस्पर्धा और नवाचार को प्रोत्साहन दिया। इतना हम लोगों ने लिख लिया। वैश्विक एकीकरण की भावना बढ़ावा दिया गया, जिससे आर्थिक विकास में क्या हुआ, महत्वपूर्ण योगदान हुआ। चूँकि अब एक चीज़ और समझिए, 1991 की औद्योगिक नीति के कुछ घरेलू प्रभाव कौन कौन से, जैसे नवाचार को प्रोत्साहन मिला, लाइसेंस प्रक्रिया को सरल बनाया गया, उद्योगों को अधिक स्वतंत्रता दी गई, विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया गया, बाजार में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि हुई, निजीकरण को बढ़ावा दिया गया आदि के अलावा वैश्विक एकीकरण भी क्या में निम्न प्रभाव पड़ा, जैसे निर्यात को बढ़ावा दिया गया, भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी अर्थव्यवस्था से जुड़ी, आयात में वृद्धि हुई, विदेशी निवेश बढ़ा, वैश्विक व्यापार में क्या हो गई, वृद्धि हुई। ये सब चीज़ों को लिखा जा सकता है। प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई, इस प्रकार कह सकते हैं 1991 की औद्योगिक नीति ने भारत के औद्योगिक परिदृश्य को बदल दिया। यहाँ पर जीएस पेपर 3 का क्वेश्चन है, ये भी करंट बेस्ड क्वेश्चन है। स्वतंत्रता के बाद के भारत में नियोजन की भूमिका पर क्या करना है, चर्चा करना है। योजना आयोग से नीति आयोग में परिवर्तन ने केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन की सीमाओं को कैसे संबोधित किया। ये 2 स्टेप में क्वेश्चन को आपको पूछा गया है। पहला स्टेप नियोजन वाला और दूसरा आपका नीति आयोग वाला, ठीक है। देख सकते हैं क्वेश्चन को। स्वतंत्रता के बाद भारत में योजना आयोग ने आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे हम लोग इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ ही नियोजन की मुख्य भूमिका का सामाजिक न्याय हो गया, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, देश को सशक्त बनाना, गरीबी भुखमरी उन्मूलन, बुनियादी ढांचा, सबको अच्छे से लिखा जा सकता है। देखिए, हालांकि नीति आयोग ने केंद्रीय के नियोजन को सीमाओं को दूर करते हुए राज्यों की सहभागिता और भागीदारी को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही राज्यों के साथ साथ स्थानीय प्राथमिकताओं को ध्यान दिया गया। सहभागी नियोजन, ये आपको ऐसे लिखना है। जब आप आंसर लिखेंगे ना, तो मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारे जैसे 40-45 लोग ऐसे भेजते हैं ग्रुप में, तो आप हर एक व्यक्ति का कंपटीशन करा सकते हो, देख सकते हो कैसे कहाँ पर कमी है। कानूनों को बनाने में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की गई, सतत विकास लक्ष्यों पर जोर दिया गया, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया गया। इस प्रकार कह सकते हैं कि नीति आयोग ने राज्यों के साथ मिल करके संघीय ढांचे को बढ़ावा दिया। जीएस पेपर 4 का क्वेश्चन है, करंट बेस्ड क्वेश्चन है। आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में क्या क्या नैतिक दुविधाएं उत्पन्न होती हैं, चर्चा करना है आपको। देखिए, 2 टर्म आपके आते हैं, एक आता है आपका आर्थिक विकास, दूसरा आता है पर्यावरणीय स्थिरता। दोनों को संतुलन क्या कर, देखिए एक चीज़ आप समझिए, अगर आप आर्थिक, देखो इसमें मैंने लिखा है कि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में नैतिक दुविधाएं तब उत्पन्न होंगी जब एक को प्राथमिकता देने में दूसरे को नुकसान होता है। आप आर्थिक विकास को ज़्यादा ग्रो करेंगे तो पर्यावरण नुकसान अपने आप होने लगेगा, क्योंकि पेड़ काटोगे, धन का जल का यूज करोगे, कई सारी चीज़ें आती हैं। जैसे आपने देखा, मैंने एग्जाम्पल भी दिया थोड़ा सा, विकास के लिए संसाधनों का अधिक उपयोग करना पर्यावरण के लिए हानिकारक हो सकता है। चूँकि आर्थिक विकास और पर्यावरणीय स्थिरता के बीच संतुलन बनाने में निम्न दुविधाएं क्या हो सकती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे वर्तमान के सापेक्ष क्या रहता है, भविष्य। पर्यावरण संरक्षण के सापेक्ष क्या रहता है, मानव विकास। स्थानीय विकास बनाम क्या हो जाएगा आपका, वैश्विक जलवायु। आर्थिक हितों के सापेक्ष हित करना आदि नैतिक चुनौतियां क्या रहती हैं, उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे आर्थिक विकास को बढ़ावा देने में भविष्य में पर्यावरण प्रभावित हो सकता है, जिससे अनेक स्वास्थ्य संबंधी जलवायु परिवर्तन समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। बस थोड़ा सा हम इसमें वे फॉरवर्ड लिख देंगे। इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिक दुविधाओं से उत्पन्न चुनौतियों को सामना करने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को अपनाकर, जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क की गाइडलाइन को अपनाकर हम आर्थिक विकास में तालमेल बैठा सकते हैं।
बहुत आसान है। आप ये समझिए कि कोई भी क्वेश्चन अब तो बहुत जल्दी जल्दी सब लोग लिखने लगे हैं, पहले बहुत लेट लेट भेजते थे। तो प्रैक्टिस मेक्स ए परफेक्ट मैन। आप ये समझिए, अगर आपको हमारे ग्रुप से जुड़ना है तो आप 8787273321 पर व्हाट्सअप मैसेज करिए, ठीक है। आपको पेड ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। 499 अभी ऑफ़र चल रहा है होली का, तो आप लोग जुड़ सकते हैं। चलिए ठीक है, ओके।